हेलो स्टूडेंट्स, रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट 4 के साथ सेट 4 में जो सामान्य जानकारी यानी जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। और सामान्य जानकारी का क्वेश्चन सेट 4 में 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और 36 नंबर पर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन सेट 4 का 36 नंबर क्वेश्चन जो जीएस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गारशोपा किस राज्य में है। भारत का तो पहला तो इससे इंफॉर्मेशन ये कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन है, उसको जोग या गारशोपा झरना कहते हैं और ये पूछा जा रहा है किस राज्य में है। इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गारशोपा झरना या जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है। तो आंसर 36 का हम लोग का ए होता है। 36 का आंसर 36 नंबर का आंसर हुआ ए, यानी जोग या गारशोपा झरना या जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है। और ये भी जान लीजिए किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग या गारशोपा जलप्रपात है। अब इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गारशोपा झरना शरावती नदी पर और कर्नाटक राज्य में, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो 36 का आंसर ए हुआ। अब 37 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे व्यस्त नहर कौन है। इनमें से जो दिया गया है उसमें सबसे बिजिएस्ट यानी व्यस्त जो है, इनमें सबसे व्यस्त नहर कौन है। आप जान रहे हैं कि अलग अलग जगह पर शॉर्ट पाथ बनाने के लिए, एक जल राशि को दूसरे जल राशि से जोड़ने के लिए कुछ नहर है, व्यापार के लिए सुगम बनाने, व्यापारिक मार्ग को सुगम बनाने के लिए। तो इसमें सबसे व्यस्त नहर निम्न में कौन है। स्वेज नहर है, दक्षिण चीन सागर है, कील नहर है। ये तीन में सबसे व्यस्त कौन है। स्वेज कैनाल के बारे में जान रहे हैं, ये रेड सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला स्वेज कैनाल हुआ, जो इजिप्ट यानी मिस्र को काट करके मिस्र में बना हुआ है, तो स्वेज कैनाल। फिर आपका है कील नहर, ये कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला है कील नहर, कील कैनाल। और दक्षिण चीन सागर, चीन के दक्षिणी भाग में जो है वो उसको दक्षिण चीन सागर कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहर सबसे ज़्यादा व्यस्त है, यानी किधर से ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, व्यापार के लिए आना जाना ज़्यादा होता है। तो इसमें होगा कील नहर, आंसर होगा कील नहर। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। और कील नहर कहाँ पर, तो जर्मनी में। कील नहर कहाँ, जर्मनी में। तो कील नहर इसमें सबसे व्यस्त नहर है, कील नहर। मैं इसका पोजीशन आपको बताया, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला कील नहर, और कहाँ पर, जर्मनी में। तो इसका लोकेशन आप मैप में भी देखिएगा, कील नहर कहाँ है, जब देखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। उसी तरह से स्वेज नहर कहाँ है, फिर देखिए पनामा नहर कहाँ है, अटलांटिक और पैसिफिक यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक को जोड़ने के लिए पनामा। तो पनामा नहर कहाँ है, स्वेज कहाँ है, कील नहर कहाँ है, ये सब जब आप मैप पर देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यहाँ आंसर आपका हुआ सबसे व्यस्त नहर कौन है, कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए।
कील नहर। तो सबसे व्यस्त हो गया कील नहर। 37 का आंसर बी, 37 का आंसर आपका हो गया बी, कील नहर। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो आंसर तो आपका 38 का ये हो गया। यूनेस्को की स्थापना 1946 में, यूनेस्को की स्थापना 1946 में, यूएनओ की स्थापना 1945 और यूनेस्को की स्थापना 1946। यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिए क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। यूनेस्को का पूरा विस्तार क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 1946। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पेरिस। तो 38 का आंसर हमारा ए हुआ, 38 का आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं हैं? भीमबेटका की गुफा, ये पाषाण संस्कृति और ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो ये भीमबेटका की गुफा यानी प्री हिस्ट्री, इंडिया के प्री हिस्टोरिकल एविडेंस का, प्राक ऐतिहासिक साक्ष्य का एक स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा, और वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो 39 का आंसर आपका हो गया डी, 39 का आंसर डी, 39 का डी, भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा भीमबेटका जो है वो पाषाण काल से भारत में पाषाण काल और कुछ हद तक ताम्र पाषाण काल का साक्ष्य देने वाला एक स्थल जो है वो भीमबेटका और मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। तो आंसर हो गया डी, 39 का डी। और 40 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्न में से किस राज्य का नृत्य कर्मा नृत्य या कर्मा पर्व, ये कहाँ का? तो झारखंड का। ये ट्राइबल पर्व और नृत्य है, कर्मा झारखंड का है। तो 40 का बी, 40 का आंसर बी, कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड। और 41 नंबर है, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? जींस यानी ये जो कपड़ा होता है, तो जींस का नीला रंग किस डाई के कारण, किसके रंगने के कारण, किसके द्वारा डाई में रंगना हुआ, किसके कारण? तो इंडिगो यानी नील। तो 41 का आंसर, ये सिंपल सा क्वेश्चन, 41 का आंसर नील, इंडिगो, सी हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस रिलीज होगी? यानी क्वेश्चन है कि सिरका अम्ल में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो कौन सा गैस मुक्त होगा, रिलीज होगा? तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो सिरका अम्ल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, मुक्त होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलाने पर उसको मिलाने पर क्या, कौन सा गैस निकलेगा? तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 42 का आंसर सी, 42 का आंसर सी। और 43 नंबर क्वेश्चन, बैक हैंड ड्राइव, ये एक स्पोर्ट्स का टर्म है। तो बैक हैंड ड्राइव ये किस खेल से संबंधित टर्म है? तो बैक हैंड ड्राइव किस में होता है, किस खेल में होता है? तो लॉन टेनिस में। तो खेल और खेल से संबंधित कुछ इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो, और खेलों से संबंधित जो कप उप है वो आपको याद करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बैक हैंड ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। तो 43 का सी, 43 का आंसर आपका सी हो रहा है, बैक हैंड ड्राइव लॉन टेनिस
से जुड़ा हुआ शब्द है। और 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य से दीपा कर्माकर का संबंध है? दीपा कर्माकर का संबंध, दीपा कर्माकर खिलाड़ी जो जिम्नास्ट से संबंधित, तो दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? तो त्रिपुरा की हैं। और उसी क्षेत्र से नॉर्थ ईस्ट से एक और नाम जो बार बार बहुत फेमस, तो वो है मेरी कॉम, जो मणिपुर के, मेरी कॉम मणिपुर के। और दीपा कर्माकर, मेरी कॉम जो है वो बॉक्सर, तो वो है मणिपुर से, मेरी कॉम मणिपुर से। और दीपा कर्माकर त्रिपुरा की। तो 44 का आंसर हम लोग का सी हो रहा है, 44 का आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? अभी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह के न्यायालय, इसकी स्थापना कब? तो 1950 बोलिएगा, 1950। ऐसे आप पढ़ते होंगे कहीं, वो तो ऑप्शन भी नहीं है, कि भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो 1773 के एक्ट से भी उच्चतम न्यायालय की बात हुई थी। तो वो ब्रिटिश व्यवस्था से संबंधित वो न्यायालय था। फिर 1935 में भी फेडरल कोर्ट की बात आई। और लेकिन अभी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950। तो 45 का आंसर डी, 45 का आंसर डी, ऑप्शन सुन लीजिए लिखने, 45 का आंसर डी। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व निम्न में से क्या होगा? तो 10 किलो प्रति घन मीटर, यानी एक घन मीटर में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर जगह हो तो उसमें कितना पानी आएगा, ये स्थिति यानी घनत्व। तो प्रति घन मीटर में कितना पानी, तो प्रति घन मीटर में पानी कितना? तो 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, 10,000 किलो, प्रति घन मीटर में कितना पानी? तो ये पानी घनत्व के हिसाब से एक घन मीटर में पानी कितना? तो ये होता है 1000 किलो, 1000 किलो। तो आंसर 46 का सी। तो पानी का घनत्व इस सेंस में कि एक घन मीटर में कितना पानी, तो 1000 किलो। तो 46 का आंसर हो गया सी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कावेरी नदी मुख्य रूप से जो कावेरी नदी से संबंध, कावेरी नदी का बहाव से संबंधित जो राज्य है मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी। तो कावेरी नदी से संबंधित जो क्षेत्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगर सबको लिया जाए तो कहेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो कावेरी नदी का उद्गम अगर कहा जाए, पहले बात कर लिया जाए, यहाँ ऑप्शन में हमको कुछ लग रहा है मिसप्रिंट है इसलिए हम बात कर रहे हैं। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और इसका मुख्य द्रोणी क्षेत्र जहाँ से इससे प्रभावित जो क्षेत्र है या जहाँ से ये संबंधित है, तो कावेरी नदी से संबंधित है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ठीक है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी, यहाँ क्वेश्चन पर थोड़ा रुकना है, कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखो बाबू, जो ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो सच पूछे तो इसमें से कहीं से कावेरी नहीं जाती है। तो ये जो ऑप्शन ए में और तो अगर हम लोग ऑप्शन ए में कर्नाटक कर दें, बी में तमिलनाडु कर दें और सी में केरल कर दें और फिर आपका बी गुजरात, तो कावेरी नदी गुजरात से होकर नहीं जाती है। ऐसे जो ऑप्शन छपा हुआ है उसमें कहीं से भी कावेरी नदी नहीं जाती है, ना तो महाराष्ट्र से, ना तो गुजरात से, ना छत्तीसगढ़, ना आंध्र प्रदेश से। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
कावेरी नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो ये ऑप्शन तो सब, लेकिन हमको खोजना क्या है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कोई एक ऐसा राज्य होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसको सुधारिएगा। कावेरी, आप पहले जान लीजिए, कावेरी नदी से संबंधित क्षेत्र तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। अब इसके अलावा अगर जो रहता है तो वो कावेरी नदी वहाँ से होकर नहीं गुजरती है। कावेरी नदी से संबंधित क्षेत्र में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, उसके द्रोणी क्षेत्र में पूरा लेकर के। और कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो ऑप्शन आंसर बी, तो गुजरात या जो भी हो, बस आप सीधे इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए फैक्ट कि कावेरी नदी से संबंधित क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 48 नंबर में आते हैं। किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो वो वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। तो 48 का आंसर ए। और फिर 49 नंबर में आते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो किसी लाइफ का सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या है? तो सेल कोशिका, सेल से बनता है टिश्यू यानी ऊतक, और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से मिलकर के बनता है ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र, और बहुत अंग तंत्र मिलकर के शरीर। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है? तो सेल मोस्ट सबसे छोटी इकाई, जीवन की लाइफ की सबसे छोटी इकाई सेल से ऊपर टिश्यू से ऊपर ऑर्गेन। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। तो 49 का आंसर ए। अब 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसमें हम लोग को खोजना है देवबर्मन, रामगुप्त, ब्रिजेश्वर और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और ये चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी। मगध पर जब नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का शासन जब अलोकप्रिय हो गया, लोक कल्याणकारी नहीं रहा, तो नंद वंश से मगध को निजात दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया और वो थे चाणक्य। और चाणक्य अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और जनता के सामने उसको प्रोजेक्ट किया मगध के शासक के रूप में। और फिर चाणक्य के गाइडलाइन में, चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को मगध की गद्दी से उतार फेंका, नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश के शासन की शुरुआत हुई। तो ये चाणक्य, और चाणक्य बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति पर है और लोक प्रशासन पर है। तो चाणक्य की सबसे प्रमुख कृति क्या है? चाणक्य की कृति, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र। चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मेंटर थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर का आंसर, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, और उनका नाम कौटिल्य भी था। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? यानी भारत के शासन में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री। हमारा संविधान, भारत के कार्यपालिका प्रमुख, भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के विधायी अंग से भी जुड़ा हुआ पद है, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख भी हैं। तो केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पद में निहित है।
राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग एक मंत्री परिषद की सहायता से करता है और उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। या फंक्शनल हेड कौन? तो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री। जबकि संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख अगर पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड भारत में कौन? तब बोलेंगे राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख या फंक्शनल या वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री। तो 51 का आंसर बी, 51 का आंसर बी। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया था? एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है। एतमाद-उद-दौला के मकबरा का निर्माण नूरजहां के द्वारा कहा गया, बेगम नूरजहां के द्वारा। एतमाद-उद-दौला के मकबरा का निर्माण नूरजहां के द्वारा। तो आंसर होता है ए। अब इस पर थोड़ा सा बात हो जाए। एतमाद-उद-दौला, नूरजहां के पिता का नाम था एतमाद-उद-दौला। ऐसे नूरजहां के पिता का नाम एतमाद-उद-दौला था, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था गियास बेग था, मिर्ज़ा गियास बेग, मिर्ज़ा गियास बेग। और अकबर ने मिर्ज़ा गियास बेग को, ये फारस के थे, फारस से आए थे भारत में, फारस से, तो मिर्ज़ा गियास बेग को अकबर ने एतमाद-उद-दौला का उपाधि दिया था। तो गियास बेग का ही नाम एतमाद-उद-दौला, गियास बेग का ही, मिर्ज़ा गियास बेग का ही नाम था एतमाद-उद-दौला। और गियास बेग यानी एतमाद-उद-दौला की बेटी थी मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा का विवाह हुआ था शेर अफगान से। और शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा का विवाह हुआ जहांगीर से, और जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुनिसा का नाम नूरजहां हुआ, मेहरुनिसा का नाम नूरजहां हुआ। तो नूरजहां अपने पिता एतमाद-उद-दौला यानी गियास बेग का मकबरा आगरा में बनवाया, और उस मकबरा को एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण किसने कराया? तो नूरजहां, बेगम नूरजहां। तो ए, तो 52 का आंसर हो गया ए, 52 का आंसर हो गया ए, नूरजहां, जहांगीर की पत्नी, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा, नूरजहां का पूर्व पति का नाम यानी पहले पति का नाम जिसकी मृत्यु हो गई थी, नूरजहां यानी मेहरुनिसा किसकी विधवा थी? तो शेर अफगान की। और नूरजहां अपने पिता गियास बेग यानी एतमाद-उद-दौला का एक मकबरा बनवाया आगरा में, और उसको हम लोग बोलते हैं एतमाद-उद-दौला का मकबरा, जो संगमरमर का है, सफ़ेद संगमरमर का। और ये भी कहा जाता है कि जो ताजमहल में जो वस्तु कला देखा जाता है उसका पूर्व आकृति कहाँ? तो एतमाद-उद-दौला के मकबरा में। तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा। तो 52 का ये हो गया। अब 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस के 55वां अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस का 55वां अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, गुरु तेजपाल बहादुर संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, बॉम्बे में। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, जो सामान्य रूप से जाड़े के दिनों में होता था। तो कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। तो प्रत्येक अधिवेशन का शहर रोटेट होकर के बदलते रहता था। तो 55वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 55वां अधिवेशन, और ये 55वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। 55वां अधिवेशन 1946 में। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन यानी 55वां अधिवेशन कांग्रेस का 1946 में मेरठ में हुआ था। तो पहली बात तो ये हम लोग जाने कि कांग्रेस का 55वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। कब हुआ था?
46 ईस्वी में हुआ था। 1946 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था जो जुलाई में ही हो गया था, और लेकिन इसका वार्षिक अधिवेशन मेरठ में। तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जिसको कहा जाएगा 1946 का, 1946 में हुआ 55वां अधिवेशन, और मेरठ में हुआ। यहाँ क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी ने। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। उसके पहले आप जानते हैं 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि ये 55वां अधिवेशन 1946 में आप देख रहे हैं, 40 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका रामगढ़ में। 40 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, और वो 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यानी 40 से 46 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 46 के जुलाई में अधिवेशन हुआ था जो वार्षिक अधिवेशन नहीं माना जाएगा, और वो जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 46 में जो वार्षिक अधिवेशन के रूप में हुआ, जो 55वां अधिवेशन के रूप में हुआ, वो हुआ मेरठ में, और उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने। उसके बाद तो फिर आप स्वतंत्र हो गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो यहाँ है कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था। तो वर्ष आप बताइए, 1946 हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और फिर एक चीज़ हमने बताया कि 40 से 46 तक, 55वां अधिवेशन के पहले तक, यानी 40 से वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो और वो अधिवेशन जो हुआ था 40 में, वो रामगढ़ में हुआ था, जहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष हुए थे। और 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद की कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख लीडर थे, सबसे कम उम्र में वो अध्यक्ष हुए थे। और अबुल कलाम आज़ाद की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ये बार बार पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो 53वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया कि कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जो मेरठ में हुआ उसके अध्यक्ष कौन हुए? जेबी कृपलानी। अब 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 जो है, किस अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो उस अधिनियम का एक्ट पूछ रहा है, तो एक्ट 5। और 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? 55वां नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 55 जो है, निम्न में कौन रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है? देखिए पर्वत, पहले हम लोग बात करें पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं, लैंडस्केप्स जो हैं, वो 3 तरह का, या तो पर्वत होगा, या पठार, या मैदान। मुख्य रूप से स्थलाकृतियां 3, या पर्वत, पठार, या मैदान। अब पर्वत में भी प्रकार है कि किस तरह का पर्वत, या तो मुड़दार पर्वत होगा, या फिर मुड़दार पर्वत होगा, या फिर ज्वालामुखी पर्वत हो सकता है, तो या फिर अवशिष्ट पर्वत है कि जो पर्वत पहले से ज्वालामुखी पर्वत है या मुड़दार पर्वत है, फिर वो वेदरिंग के कारण, यानी धीरे धीरे उसमें जो क्लाइमेट के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसमें क्षय हो रहा है, और उसके कारण उसका रूप बदल करके फिर वो पर्वत जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि एक जो है सबको को मालूम है कि हिमालय जो है वो मुड़दार पर्वत है। हिमालय जो है वो मुड़दार पर्वत है। तो भाई इसमें तो यही पूछ रहा है कि कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो हिमालय। तो 55 का आंसर हिमालय। क्यों? क्योंकि हिमालय मुड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। और अवशिष्ट पर्वत में पठार भी अगर कट छट करके पर्वत का रूप ले ले तो वो भी रेसिडुअल पर्वत कहलाएगा, यानी अवशिष्ट पर्वत कहलाएगा। तो देखिए अवशिष्ट पर्वत, यानी क्योंकि ऊंचा वक्ष के आधार पर स्थलाकृतियां जो हैं
पर्वत और पठार का मुख्य रूप से बात क्या है कि उसके आकार के कारण है। पर्वत जो होगा वो कोनिकल शेप में होगा, उसका ढाल जो होगा तिरछा होगा, ऊपर में जाके कोनिकल शेप में होगा। पठार जो होगा ऊपर में फ्लैट होगा यानी चपटा होगा। तो अगर कोई पठार भी कट छट करके पर्वत हो गया तो वो रेसिडुअल पर्वत हो जाएगा, वो अवशिष्ट पर्वत कहलाएगा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आसान मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हिमालय को आप जानते हैं कि वो मुर्दार पर्वत है, और बाकी के बारे में जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, हिमालय जब मुर्दार पर्वत है तो वो अवशिष्ट पर्वत तो नहीं है। तो इसका आंसर 55 का डी हुआ। अब क्या है कि यहाँ पर एक सजेशन कि जो भी मुर्दार पर्वत, विश्व के जितने मुर्दार पर्वत हैं, कहाँ पर कौन कौन मुर्दार पर्वत है, कौन कौन ज्वालामुखी पर्वत है, इसका उदाहरण आपको याद रखना होगा। विश्व के प्रमुख मुर्दार पर्वत, विश्व के प्रमुख अवशिष्ट पर्वत, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, उनका नाम याद रखना होगा। यहाँ क्वेश्चन हम लोग का था निम्नांकित में कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है, तो हिमालय। अब है 56 नंबर है डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में है। तो डाउन्स क्या है, तो घास का मैदान है पहली बात। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये मैदान कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि पृथ्वी को आप जब कटिबंध में, ताप कटिबंध में बांटते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है उसको शीतोष्ण बोलते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी यानी उत्तरी ध्रुव तक, और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीत कटिबंध है। तो जो घास का मैदान उष्ण कटिबंध में है वो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहलाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंध में है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। और शीत कटिबंध में घास का मैदान नहीं मिलता है, शीत कटिबंध में घास का मैदान नहीं मिलता है। तो जैसे अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे बड़ा प्रमुख घास का मैदान कौन है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध में जो मिलने वाला घास का मैदान जो सबसे प्रमुख है वो सवाना घास का मैदान है। और सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से कहाँ, अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ, अफ्रीका महादेश में। तो फिर अब ध्यान देना है कि शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहाँ कहाँ, और टेम्परेट जोन में कहाँ कहाँ घास का मैदान है, तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण कटिबंध में जहाँ जहाँ घास का मैदान है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे। और वो अलग अलग महादेश में जहाँ भी अलग अलग जगह पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का नाम अलग अलग है। तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंध में पड़ने वाला एक घास का मैदान जो है उसको वहाँ नाम डाउन्स है। तो यहाँ क्वेश्चन है डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस महादेश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और हमने क्या बताया, सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ, अफ्रीका। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं औद्योगिक नगर वेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कांच उद्योग के लिए। औद्योगिक नगर वेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कांच उद्योग के लिए। तो 57 का डी हो रहा है। 58 मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो अब देश और राजधानी जो याद कर रहे हैं उसके हिसाब से ये होगा। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी। अब यहाँ पर तो देश और राजधानी ये तो आप याद करिए जो भी इम्पॉर्टेंट है, खास करके हमारा जो नेबरिंग होगा, हमारे आसपास का जो होगा, और दूसरे महादेश का जो प्रमुख देश होगा उसका राजधानी, उसका मुद्रा, ये सब याद कीजिए। मंगोलिया की स्थिति देखिए कि कहाँ है मंगोलिया, तो मंगोलिया की स्थिति देखिएगा चाइना से ऊपर और उधर रसिया से, चाइना और रसिया के बीच में क्या है, मंगोलिया। इधर उसको कजाकिस्तान का भी क्षेत्र उसके बॉर्डर पे है, कजाकिस्तान, इधर रसिया, इधर चाइना, तो मंगोलिया। और उस क्षेत्र में
वो डेजर्ट भी है, जो गोबी डेजर्ट, मंगोलिया का गोबी डेजर्ट जो शीतोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट है, यानी शीतोष्ण कटिबंध में पड़ने वाला डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन सिर्फ हम लोग का ये है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलन बटोर। अब है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंड, पारसनाथ पहाड़ी। तो त्रिकुट पहाड़ी, मयूराक्षी नदी ये झारखंड में, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम है त्रिकुट पहाड़ी। अब 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है, सॉरी बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है। बिहार में आप जानते हैं मिनरल की कमी है, यहाँ पर जब झारखंड से अलग हुआ तो बिहार में उस तरह के कोई खास खनिज वाला क्षेत्र हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे पास कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर में, या फिर आपका कुछ क्षेत्र जो होता है मुंगेर का हो गया, कुछ चंपारण का हो गया, तो वहाँ पर कुछ चीज़ है। लेकिन खास करके ये जो पूछा बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो ये मुंगेर में। तो बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है, मुंगेर। तो आंसर डी हो रहा है। अब 61 नंबर क्वेश्चन नंबर 61वां जो है हमारा है, निम्नांकित में किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है। निम्नांकित में किस स्थान को WTA अवार्ड्स में प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है, टोक्यो को, रोम को, दुबई को कि अबू धाबी को। तो अबू धाबी को। ये 26वां WTA अवार्ड 2019 में, 26वां WTA अवार्ड 2019 में अबू धाबी को प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर 61 का डी, अबू धाबी। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसे 150 रणजी खेलने वाला पहला क्रिकेटर होने का श्रेय मिला है। इसमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो 150 रणजी क्रिकेट खेला है, ये श्रेय सबसे पहले किसको मिला है। पहला क्रिकेटर जो 150 रणजी खेलने का क्रेडिट उनके नाम से है, वो है वसीम जाफर। वसीम जाफर को 150 रणजी या खेलने का पहला श्रेय मिला। सबसे पहले 150 रणजी खेलने का श्रेय किसके नाम से है, वसीम जाफर। अब है 63, रणजी क्या है, क्रिकेट का कप है रणजी। तो रणजी ये का 150 रणजी खेलने का श्रेय किसको जाता है, वसीम जाफर को। तो 62 का आंसर बी होता है। और 63 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुआ है, मानव विकास सूचकांक जो जारी हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 जो जारी हुआ यूएनडीपी से, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। और 2019 में यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, उसमें भारत किस स्थान पर है ये जानना है। तो ये करंट का चीज़ हुआ कि यूएनडीपी ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत का कौन सा पोजीशन है, तो 129वां स्थान पर, भारत 129वां स्थान पर है। और तो 63 का आंसर ये होता है। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस देश पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगा। डोपिंग आप समझ रहे हैं, डोपिंग यानी किसी भी खेल में जब आप जाते हो तो कोई भी मादक पदार्थ सेवन करके अगर आप अपनी क्षमता को ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो, ज़्यादा अपनी क्षमता को उत्तेजित कर रहे हो, तो कोई मादक पदार्थ लेकर के अपने में जो रियल जो स्ट्रेंथ है उसके बजाय आप ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो मादक पदार्थ लेकर के, उसको डोपिंग करते हैं। और उसके कोई खिलाड़ी मादक पदार्थ लेकर के आया है नहीं आया है, इसकी जांच के लिए जो होता है उसको डोपिंग टेस्ट कहा जाता है। तो एंटी डोपिंग यानी डोपिंग न हो, तो एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको शॉर्ट में हम लोग वाडा बोलते हैं, तो एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है, डोपिंग के आरोप में उस पर प्रतिबंध लगाया है। और 4 साल का प्रतिबंध किस देश पर लगा, एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा
डोपिंग के आरोप में किस देश पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा? वो रूस है, रसिया। तो आंसर हमारा सी होगा, ये भी करंट का न्यूज है। तो ये आंसर सी, 64 का आंसर सी होगा। और 65 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नांकित में किस अभिनेता को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, यानी हमारे यहाँ भी डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी है, एंटी डोपिंग एजेंसी देश में जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, वो किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने यहाँ किस अभिनेता को या किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो नाम है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जो हिंदी फिल्म जगत के एक पर्सनालिटी हैं और उनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 65 का आंसर हम लोग का बी, सुनील शेट्टी। और इसके साथ ही ये सेट 4 में DRDO क्वेश्चन गाइड के सेट 4 में जो जीएस का क्वेश्चन था 36 नंबर से 65 नंबर तक, वो हम लोग का कंप्लीट होता है। फिर अगले सेट के जीएस क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।